आपका खुश रहना ही आपके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसीलिए सफलता पाकर अपनी खुशी जाहिर करें ताकि दूसरे वाले को परेशान कर सकें। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दियाँ थोड़ी सी इस समय होने लगी हैं तो ख्याल रखिएगा। सर्दी का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही है, तो इसलिए स्वास्थ्य का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। आज मैं आप लोग से 2 दिन बाद मिल रही हूँ और लेट मिल रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि 2 दिन थोड़ा मेडिकल इशू था। आप सबको जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं पता है कि मैं थोड़ा सा इससे सफ़र करती रहती हूँ, तो इसलिए वो समस्या थी। और आज भी उसी वजह से बाहर जाने की वजह से मैं लेट आई हूँ, लेट पहुँची हूँ आपके समकक्ष। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग मेरी समस्या को समझेंगे। खासकर जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग तो समझ ही रहे हैं, जो लोग नए हैं वो लोग भी जो है इसको समझिएगा कि मैं इस समस्या से ग्रसित रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभार लेट लपेट और गैप हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 34 करेंगे। 33 हम लोगों ने कर लिया है और 34 फूड इलस्ट्रेशन का चौथा भाग है और आज लास्ट भाग है। कल से हम लोग आपके जब आज ये ख़त्म हो जाएगा तो कल से वस्त्र विज्ञान चलेगा। सब लोग अपनी तैयारी वैयारी कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो कल से वस्त्र विज्ञान चलेगा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लेंगे आपके लास्ट फूड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य पोषण विज्ञान लास्ट चल रहा है। ओके, तो 135 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज 136 ही करेंगे। 135 लास्ट का क्वेश्चन क्या था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो काली मिर्च था, लाल मिर्च पाउडर था, हल्दी थी, धनिया था। तो काली मिर्च में पपीते का बीज था, हरी लाल मिर्च में ईंट का पाउडर था, हल्दी में मेटलिन येलो था और धनिया पाउडर में गोबर था। ये हम लोग का लास्ट का क्वेश्चन था। आज हम लोग का क्वेश्चन है 136। आइए 136 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 136 क्वेश्चन क्या है, मिलावट निरोध अधिनियम कब शुरू किया गया। मिलावट निरोध अधिनियम कब शुरू किया गया यानी कि कब शुरुआत हुई। तो खाद्य मिलावट अधिनियम जो है ये खाद्य मिलावट में नियंत्रण पाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ मानक तैयार किए गए थे, ठीक है, ताकि जो है लोग खाद्य मिलावट ना कर सके। मैंने आप लोग को बताया था कुछ चीज़ें थी, 10 ऐसी चीज़ें थी जो मिला सकते थे और उसके बाहर जो चीज़ें थी वो नहीं मिला सकते थे। लेकिन लोग वो जो 10 चीज़ें मिलानी चाहिए थी वो मिलाने के बावजूद जो चीज़ें नहीं मिलानी जो वो भी मिलाने लग गए। तो क्या हुआ, उनको जो है नियम बनाना पड़ा, अधिनियम लाना पड़ा, सजा देने का प्रावधान, सब कुछ बनाना पड़ा। इसमें संशोधन हुआ। संशोधन का कार्य खाद्य मानक केंद्रीय समिति ACCF द्वारा किया गया। कौन? खाद्य मानक अधिनियम ACCFS। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1954 को जो है खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम चालू हो गया। उसमें प्रावधान हुआ कि 1 साल की सज़ा भी मिलेगी अगर किसी ने खाद्य में मिलावट किया और वो अगर सरकार पकड़ ले गई तो। और डेट क्या थी इसकी, 29 सितंबर थी। इसकी डेट क्या थी आपके, इसकी डेट क्या थी, 29 सितंबर। क्या थी, 29 सितंबर को संसद में ये दोनों तरफ से, मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये प्राविधान लाने के लिए बात उठी कि भाई इसके पक्ष में पक्ष भी था और विपक्ष भी था। तो 29 सितंबर को हुआ था, 19 सितंबर 1954 को, और 1 जून 1955 में ये क्या हो गया, पारित हो गया। पारित होने के बाद ये लागू हो गया। इस लागू होने में जितने भी नियम कानून आ गए सब लागू हो गए, ठीक है। तो खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम जो था वो आपका जो है खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और लागू कब हुआ था, 1955 में। समझ गए, लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1 जून 1955 में।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ध्यान से सुन लीजिए, खाद्य मिलावट अधिनियम की शुरुआत की बात हो रही। शुरुआत मतलब जो मैंने बताया, पक्ष विपक्ष ने क्या किया था, ये जो है आदेश पारित करने के लिए अपना मुद्दा रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए मीटर का, थर्मामीटर का, लैक्टोमीटर का, उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं। तो मीटर, आप सबको पता है कि मीटर का क्या नापा जाता है? मीटर से लंबाई नापी जाती है, हम लोग के यांश नापे जाते हैं, रेशम नापा जाता है, नायलॉन नापा जाता है, ये सब नापते हैं। थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का जो है नापा जाता है कि दूध में क्या कितना पानी मिलाया हुआ है या कौन सा मिलावट है, ये किससे? लैक्टोमीटर से नापा जाता है। लैक्टोमीटर से नापा जाता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। दूध और जिसमें फैट पायस के रूप में, केसीन, कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन, अन्य पौष्टिक तत्व घुले होते हैं। अब किसी किसी को ये समस्या मतलब कन्फ्यूज़न है कि केसीन कितने % होता है। तो जो केसीन होता है दूध में, जो केसीन दूध में होता है, केसीन होता है 80% और वे प्रोटीन जो होता है वो होता है 20%। कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि वे 80 कर दीजिएगा और केसीन 20 कर दीजिएगा, नहीं, वे आपका 20% होता है और केसीन कितनी होती है? केसीन आपकी 80% होती है, ठीक है। केसीन कितनी होती है? 80% होती है। और वे कितना होता है? वे होता है आपका 20%, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या आ गया? इसमें लैक्टोमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते देखते हैं। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ है जो पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना है, गहरी विधि है, खदकाना है और वाष्प द्वारा पकाना है। कौन सी ऐसी विधि है जो आपको पकाना? तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था पहले, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर वाष्प नहीं है तो उबालना लगाना है, अगर वाष्प है तो उबालना नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ उबालते हैं और पानी में, तो जब उबालते हैं और उबालने के बाद उसको निकाल लेते हैं तो जो उसका पानी होता है तो काफ़ी पौष्टिक तत्व तो उसके पानी में घुल जाता है, जो कि पानी एट विजुअल हम लोग फेंक ही देते हैं, कभी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे चने का चलो पानी उपयोग कर लिया, आपने सफ़ेद चना उबाला, मटर उबाला, उसका पानी उपयोग कर लिया, लेकिन कभी आप आलू उबालते हो तो उसका पानी उपयोग नहीं करते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग उबालते हैं और उसका पानी उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? उबालना सबसे अच्छी विधि नहीं मानी थी, लेकिन वाष्प द्वारा जब पकाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? आप बफौरी बनाते हो, ढोकला बनाते हो, इडली बनाते हो तो वाष्प द्वारा पकाते हो। तो देखो, जब आप 2 बार 4 बार 6 बार जब उसको आप पकाते हो तब पानी आपका क्या होता है? थोड़ा सा वो धूमिल होता है, मटमैले कलर का हो जाता है, ठीक है, धुआं टाइप का उसका रंग हो जाता है। लेकिन जो है उबालने पे तुरंत से ही पानी क्या होता है, जो है उसका कलर तुरंत, सब्जी पत्ता गोभी उबालते हैं तो हल्का सा हरा हो जाता है, पालक उबालते हैं तो पूरा हल्का हरा, क्या पूरा ही गाढ़ा हरा, मतलब ब्राउन कलर का पानी निकलता है, ठीक है। तो क्या हो गया? वाष्प द्वारा पकाने विधि सबसे होती है। गहरी विधि द्वारा तलना तो नुकसानदायक है ही, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। खदकाना का क्या मतलब होता है? खदकाना का मतलब होता है, जैसे आप लोग, बहुत लोग क्या वो जो है बनाते हो ना पापड़ का सीजन आ रहा है, तो हम लोग क्या, जो चावल होता है, चावल का पापड़ कैसे बनाते हैं कि पानी उबालते हैं, उसमें उसके बाद में क्या करते हैं, चावल का आटा घोलते हैं और वो उबलता है, तो वैसे मतलब उसकी आवाज़ होती है ना, फुट फुट करके आवाज़ होती है, फुट फुट करके, तो इसीलिए उसको खदकाना बोलते हैं। या हम लोग कटहल वगैरह की सब्जी बनाते हैं तो एकदम धीरे आंच पर बहुत देर तक पकाते हैं, तो खूब मसाला ज़्यादा रहता है तो खदकता है, बोलते हैं उसको, खदकाना उसी को बोलते हैं। तो खदकाना नहीं होता क्योंकि वो लंबे टाइम तक पकता है तो उसमें उतना पौष्टिक तत्व तो जो है स्टोर नहीं रह पाता। वाष्प द्वारा जो विधि है वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि पानी नीचे रहता है और ऊपर से पकता है। वाष्प द्वारा 2 विधि से खाना पकाया जाता है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब हो गया अप्रत्यक्ष, परोक्ष क्या होता है और प्रत्यक्ष क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, बहुत दूर तक नहीं जाना उसमें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? वाष्प द्वारा पकाना, इसमें उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्लोरोफिल
क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वह निस्तेज यानी कि डल हो जाता है, ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऑलिव ग्रीन मतलब जो आपका जैतून होता है वो बहुत हल्के हरे रंग का होता है, बहुत ही हल्के धानी कलर का होता है, तो ऑलिव ग्रीन हो जाता है। और वो जो आपका जैतून होता है, आप अभी जाना गूगल पे सर्च करके देखना, जो जैतून होता है वो कलर उसका हल्का ग्रीन तो जो होता है वो होता ही है, थोड़ा सा वो पीलापन लेके होता है। इसलिए क्या होता है, जब हम लोग क्लोरोफिल वाली चीज़ें जब पकाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन सबको पता है कि टमाटर में होता है, जो चीज़ें लाल होती हैं, ठीक है। न्यूट्रल ग्रीन, न्यूट्रल ग्रीन मतलब कि जो है कि आप ग्रीन कलर उबालते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रीन ही रह जाएगा। कैरोटीन कहलाता है, कैरोटीन तो येलो कलर को बोलते हैं, सबको हम लोगों ने पढ़ रखा है, गाजर में होता है, पंपकिन में होता है। फाइटोफाइन होता है, जब क्लोरोफिल हम लोग उबालते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में चला जाता है, तो उसको हम लोग इसीलिए क्यों, फाइटोफिन के कारण से चलाता है, किसको, फियोफाइटिन के कारण से चलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है, सब्जी पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तलकर, बेकर, उबालकर, भाप द्वारा। तो सब्जी हम लोग जब पकाते हैं तो भाप द्वारा सब्जी नहीं पकाई जा सकती है, क्योंकि अभी आप लोग तुरंत कोई ना कोई मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आप डालोगे कि दीदी आपने तो पहले कहा था भाप के द्वारा, लेकिन देखिए सब्जी पकाने की बात कर रही है, किया जा रहा है भोजन में, सिर्फ खाद्य पदार्थ की बात नहीं की जा रही है। हमको सब्जी मान लीजिए आलू परवर या आलू गोभी या आलू बैगन आलू मटर कुछ भी बनाना है तो भाप द्वारा हम बना नहीं सकते, उसको हम लोग बॉयल कर सकते हैं लेकिन पका नहीं सकते, उसमें तेल मसाला नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब उसको छोड़कर आप सोचें कि कैसे पकाया था, तो क्या तल कर, बिल्कुल नहीं। बेकर यानी कि बेक करके तो सब्जी बनाई ही नहीं जा सकती। आप आलू काट के रख दो और वो बेक हो जाएगा, बेक होने के बाद आप उसे नमक मिला के खा लो, उसको सब्जी नहीं कहा जाएगा, फ्रेंच फ्राइज की श्रेणी में वो आ सकता है। उबाल कर, भाप द्वारा, तो सब्जी उबाल कर हम लोग बना सकते हैं अच्छी, कैसे, जिसको भी तेल वगैरह खाना मना होता है, जो डाइटिंग करा होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है, जिसको अल्सर हुआ रहता है, ऐसे जिसको बहुत सारी समस्याएं रहती है, हार्ट की बीमारी रहती है, उसको तेल मसाला कम खाना होता है, तो क्या होता है कि बोलते हैं सब्जी कुकर में बना के खा लो, कुछ नहीं करना है, सारी सब्जी डाल दो, उसमें जो आपको अपने घर का बना हुआ मसाला है उसको डाल दो, हल्का सा पानी डाल दो, टमाटर डाल दो और क्या करो, प्रेशर कुकर बंद करके और रख दो, तो कुछ देर बाद सब्जी उबल जाती है, तो वही उबाल के पकाना हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। कहने का मतलब कि कौन सा तेल ऐसा है जिसमें आवश्यक अम्ल सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताना है। मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में, सनफ्लावर तेल में, कैस्टर ऑयल में। तो कैस्टर ऑयल में खाना नहीं पकता है, इसको अपने मन में बैठा लीजिए। अब बचा किसमें, सनफ्लावर, नारियल, मूंगफली। अब जो नारियल का तेल होता है उसमें खाना पकता है, लेकिन नारियल का तेल जब गर्म होता है ना, तो जितना जल्दी सरसों के तेल में धुआं उठता है उससे कम से कम 10 गुना जल्दी नारियल के तेल में धुआं उठने लगता है। और जब नारियल के तेल में धुआं उठने लगता है तो उसमें एक्रिलिन ज़्यादा अधिक समय में, कम समय में ज़्यादा जो है अटैक कर देती है। और एक्रिलिन जब किसी भी तेल में आ जाती है तो मतलब कि वो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए खाना पकाने से अच्छा नारियल का तेल ऊपर से ड्रेसिंग करके चम्मच से आप सवेरे खा सकते हैं, ठीक है। और मूंगफली का तेल मोटा होता है, आप उसमें कोई चीज़ पका सकते हैं। कभी भी अगर आप व्रत वगैरह रहते हैं और मूंगफली का तेल मंगाइए तो देखिए आप जब कढ़ाई में मूंगफली का तेल डालते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या करता है, वो धुआं छोड़ना शुरू नहीं करता है, इसलिए मूंगफली का तेल सबसे अच्छा होता है। सनफ्लावर तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा वसीय अम्ल कौन सा होता है, ओमेगा 3। और ओमेगा 3 मूंगफली के तेल में अच्छा मिलता है। सनफ्लावर तेल में ओमेगा 6 भी मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है, लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा मिलता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड से ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा होता है। मूंगफली को ग्राउंडनट कहते हैं, सबको पता है। इसमें 40% वसा, मूंगफली में 40% क्या हो जाता है, इसमें मूंगफली में 40% क्या होता है, फैट होता है, यानी कि वसा, मोटा वाला वसा नहीं, वसा वो वाला चर्बी वाला नहीं। 25% क्या होता है उसमें,
मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं 20%, 25%। 25% क्या होते हैं उसमें? मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 3% उसमें क्या होता है? फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर होता है। तो और यह विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, ठीक है। इसमें प्रोटीन अच्छी होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे होते हैं, इसमें मूंगफली के तेल में सबसे अच्छा आवश्यक, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी हम लोग उसका फैटी एसिड्स की बात करते हैं, अच्छे पकाने की, खाने में अच्छे चीज़ों की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑलिव ऑयल आता है। और ऑलिव ऑयल अगर नहीं है, लेकिन पकाने में ऑलिव ऑयल नहीं आता, अगर वहाँ पर ये आएगा कि खाना, अगर सरसों का तेल पकाने में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग सरसों का तेल देते हैं। क्यों? सरसों का तेल मोटा भी होता है, गाढ़ा भी होता है, और मूँगफली का भी तेल अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? मूँगफली का तेल आ जाएगा। कैस्टर ऑयल बहुत मोटा होता है, उसमें विटामिन, उसमें ओमेगा 3 भी मिलता है, ओमेगा 6 भी मिलता है, लेकिन उसको पकाया नहीं जाता है क्योंकि वो इतना गाढ़ा होता है, वो हजम नहीं कर सकते उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्टिनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि डेस्टिनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? कोएगुलेशन होता है, जेल बनाना होता है, डिनेचुरेशन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका डेस्टिनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? स्टार्च जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूटते हैं। स्टार्च क्या होते हैं? टूटते हैं। और टूटने के बाद में क्या होता है कि वो जो स्टार्च होते हैं वो अपने जलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और जलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तो रोटियों पर, ब्रेड पर क्या पड़ जाता है? चित्ती पड़ने लग जाती है, यानी कि ब्राउन स्पॉट पड़ने लग जाता है। उसी को हम लोग डेस्टिनाइजेशन बोलते हैं। कोएगुलेशन बोला जाएगा, जेल बनाना बोला जाएगा, और डीनेचुरेशन बोला जाएगा। तो कोएगुलेशन मतलब होता है जब प्रोटीन्स जमने लगते हैं, जब प्रोटीन्स क्या होते हैं? जम जाते हैं, उसको कोएगुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर अब आपको रोटी क्या हुई? चित्तीदार बन गई। लेकिन क्यों? क्योंकि स्टार्च टूटता है। स्टार्च कब टूटता है? स्टार्च जब तब टूटता है जब प्रोटीन्स क्या होती है? जमने की कोशिश करने लगती हैं, ठीक है। और प्रोटीन तो इसमें क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन मिलता है गेहूं में, तो वो जमने की कोशिश करती है लेकिन वो जमती नहीं है, और स्टार्च क्या हो जाता है? फूटने लगता है, टूटने लगता है। तो वो कोशिश करती है कोएगुलेशंस की, किसकी? कोएगुलेशन की कोशिश करती है। फिलहाल इस जितने भी इसमें आपके दिए हुए हैं ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था कि जो है आपकी क्या है? डेस्टिनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर दे रहा था जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो है ब्रेड पर, रोटियों पर क्या होता है? ब्राउन स्पॉट पड़ने लगता है, ठीक है। चलो इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात क्या होता है? डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात क्या होता है? तो क्या आपका 3-4 होता है, मतलब कि 3 गिलास चावल 4 गिलास दाल, या 3 कटोरी चावल 4 कटोरी दाल, या 1 कटोरी चावल 2 कटोरी दाल, 3 कटोरी चावल या 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी चावल या 2 कटोरी दाल। तो जब भी हम लोग डोसा बनाते हैं तो जो है क्या होता है कि दाल फूल जाती है, दाल फूलती है। आप 1 कटोरी दाल भिगाते हो तो वो 3 कटोरी हो जाती है, लेकिन आप चावल 1 कटोरी भिगाते हैं तो वो चावल भिगाने के बाद भी आपका 1.5 या 1.25 कटोरी से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए चावल 3 कटोरी रहता है और दाल 1 कटोरी रहती है। तो डोसा बनाने का अनुपात क्या होता है? चावल 3 कटोरी और दाल 1 कटोरी। उससे एक चीज़ और होता है कि जो आपका डोसा होता है वो कुरकुर बनता है, मतलब कि उसमें कुरकुराहट आती है, वो क्या होता है? क्रंचीनेस आती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है? NaHCO3, NaCO3, NaOH या कोई नहीं? तो केक फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, सबको पता है, यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा पड़ता है। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या है? NaHO
क्या है? NaHO3। और NaHO3 इसका सूत्र है। और ये फूलता क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड केक में आपके क्या हो जाता है? भर जाता है और वही क्या होता है? फूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थ में? पपीते का बीज, लकड़ी का बुरादा, जल, उपरोक्त सभी। तो पपीते का बीज किस में मिलाते हैं? आपके काली मिर्च में। लकड़ी का बुरादा किस में मिलाते हैं? धनिया पाउडर में। लकड़ी का बुरादा किस में मिलाते हैं? धनिया पाउडर में मिला देते हैं आपके। और जो है और मिर्ची पाउडर में कलर करके मिला देते हैं। जल आपके दूध और दही में मिलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग किन कारण से होते हैं? फ्लेविन तथा फ्लेवोनॉइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, उपरोक्त सभी। तो फलों और सब्जियों के लाल रंग की बात कर रही है, तो इसमें क्यों होता है? आप सबको पता है। फलों और सब्जियों में लाल रंग किस कारण से होता है? तो वो तो लाइकोपिन के कारण होता है। जैसे टमाटर हो गया, आपका रसभरी हो गया, ये तो लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? गाजर जो पर्पल हो जाती है, आपके चुकंदर पर्पल हो जाते हैं। आपका जो है वो पत्ता गोभी, मैंने बता रखा है आपको, जो मैरून वाली पत्ता गोभी, वो पर्पल वाली पत्ता गोभी आती है, वो हो जाती है, तो उसको लालपन ही बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ लाइकोपिन है नहीं, तो फिर इसी पे ऑप्शन पे आना पड़ेगा। तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन हो जाएगा। फ्लेवोविन और फ्लेवोनाइड वाइट होता है, जो फूल गोभी में कलर होता है, जो मूली में कलर होता है, जो लहसुन में कलर होता है, ये होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये हरे रंग में होता है, सबको पता। क्लोरोफिल तो छोटा बच्चा भी जानता है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है किसकी? मिलावट की, या शुद्धता की, या गलत मापतोल की, उपरोक्त सभी। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है किसकी? तो रोकथाम करने की बात की जा रही है। तो क्या मिलावट की, शुद्धता की, गलत मापतोल की, उपरोक्त में से सभी। तो जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, ये क्या होता है? ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू हुआ था। ठीक है। तो ये मिलावट के रोकथाम के लिए लागू हुआ था। किसके? मिलावट के रोकथाम के लिए लागू हुआ था। ठीक। और शुद्धता के लिए नहीं, गलत मापतोल के लिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहले किया था 136, वही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से है। ठीक है। तो क्या दूसरे तरीके से है कि जो है मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू किया गया? वहाँ पर कब क्या था? शुरुआत कब हुई, मतलब कि उसके ऊपर आया, नियम वगैरह बनना कब चालू हुआ? यहाँ पर है लागू कब किया गया। वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि दोनों पक्ष मिलकर संसद में प्राविधान लाने के लिए जो है खड़े हुए थे 1954 में। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई 25 सितंबर 1954 को, तो उसके बाद 1 जून 1955 को क्या हो गया? ये अधिनियम लागू हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय बीमारी होती है? किस कारण होती है? रोगमाइन, बी, आर्जिमोन तेल, मेटनिल, पीला और खेसारी दाल। किसके कारण होता है? क्या जो है मिलावट के कारण अंधापन? तो आपका रोडमाइन बी और आर्जिमोन तेल। तो रोडमाइन बी का मतलब होता है, जो हम लोग यहाँ परवर वगैरह आता है ना, तो उसमें कलर चढ़ा हुआ होता है। तो क्या होता है? इसको पानी में हल्का सा घोल कर, और इसमें जो कलर खाने वाले चीज़ें होती हैं, इसमें कलर चढ़ा देता है। लेकिन ये कलर जो है केमिकल वाला होता है। ये ऐसा कलर नहीं होता जो हम लोग नौरंग वाला मंगा के खा ले, वो वाला नहीं होता। ये केमिकल वाला कलर होता है, रोडमाइन बी। तो रोडमाइन बी जो होता है, ये कलर होता है, ये भी नुकसान करता है शरीर को, लेकिन ये अंधापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आंतों को डिस्टर्ब करता है।
आपका क्या है, आर्जिमोन तेल है, क्या वो आंखों पर असर करता है? क्यों? क्योंकि ये सरसों के तेल में मिलाया होता है, और सरसों के तेल में मिलाने की वजह से क्या होता है कि जब हम लोग तेल गर्म करते हैं तो वो जो है एक अलग तरीके से इसमें स्मेल और धुआं उठता है, जो कि आंखों में बहुत तेज लगता है, और इसको खाने के बाद ये हृदय संबंधी रोग भी करता है। और मेटेरिन पीला ये हल्दी में मिलाया जाता है, और खेसारी दाल ये आपके अरहर के दाल में मिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं क्या है। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जीवाणु, फंगस, स्टार्च, जलवाहन कारक रंग, कीटनाशक, लार्वा, इनमें से सभी। तो कीटनाशक लार्वा, कोई लार्वा वार्वा मिला नहीं पाता है, वो कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं मिलाता, वो कीड़ा अपने आप आता है। ठीक है, जीवाणु और फंगस भी अपने आप लगता है, लेकिन जो स्टार्च होता है, जल होता है, और जो अभी को हानिकारक रंग मैंने बताया, ये आदमी जानबूझकर मिलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूध में स्टार्च मिलावट का परीक्षण होता है। दूध में स्टार्च मिलाया जाता है, उसका किस तरह से हम लोग परीक्षण करते हैं? ठीक है, तो दूध में हम लोग जो स्टार्च मिलाते हैं, हम लोग क्या मिलाते हैं, जो हम लोग दूध खाते हैं उसमें मिला हो तो कैसे? पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, जो लाल दवा कहलाई जाती है, आयोडीन में, मतलब आयोडीन के भी लिए आयोडीन को घोलकर, लैक्टोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा नहीं मिलाया जाता है, आयोडीन और लैक्टोमीटर द्वारा पानी को नापा जाता है कि पानी कितनी दूध में मिलाया गया है, और आयोडीन के विलयन से, मतलब आयोडीन घोलकर पता लगाया जाता है कि स्टार्च, जब दूध थोड़ा सा नीला या पर्पल होने लगता है तो होता है कि इसमें स्टार्च मिलाया हुआ है। तो आयोडीन के विलयन के माध्यम से पता चलता है कि दूध में स्टार्च है या नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण आयोडीन के विलयन के द्वारा किया जाता है। दूध में स्टार्च है कि नहीं, इसके लिए दूध में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर के आयोडीन के विलयन में डाला जाता है। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो स्टार्च प्रमाणित होता है। नीला के साथ साथ कभी कभी पर्पल भी दिखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? जब हम लोग भोजन क्या करते हैं, पकाते हैं और उसको बार बार चलाते हैं, तो जो कौन सा विटामिन है जो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण होकर ख़त्म हो जाता है। तो जब विटामिन ए है तो विटामिन ए भोजन चलाने से नष्ट नहीं होता। पकाने से तो सारे विटामिन खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन पकाते समय अधिक चलाने से या छानने से किस विटामिन का, तो विटामिन सी तो पकाने से ख़त्म हो ही जाती है, वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत अधिक बार बार चलाते हैं हम लोग, बहुत अधिक बार चलाते हैं तो जो विटामिन बी होता है, उसका जो समूह बी फैमिली जो होती है, वो क्या होती है, वो क्या ऑक्सीकरण हो जाती है, यानी कि ख़त्म होने की से पहले क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। हम लोग बोलते हैं विटामिन बी खराब हो जाती है, ये नहीं बोलते विटामिन बी ख़त्म हो जाती है, विटामिन बी नष्ट हो जाती है, खराब। विटामिन सी तो बेकार, मतलब एकदम से नष्ट हो जाती है, लेकिन जो विटामिन बी होती है वो खराब हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, किसका, विटामिन बी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दाल, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होता, किसका प्रमाण चिन्ह होता? घी पर, मक्खन पर, खाद्य तेल पर, शहद पर, दाल पर, मसाले पर, आटे पर, इन सब पर किसका जो है चिन्ह होता है, किसका निशान होता है, ये बताना है। ठीक है, तो आपके दाल पर किसका होता है, तो जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है उस पर किसका एग मार्क होता है, किस पर, एग मार्क, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो दाल, शहद, आटा, बेसन, ये किससे जुड़ा हुआ है, एग मार्क से। खाद्य तेल किससे जुड़ा हुआ है, एग मार्क से। और घी, मक्खन, शहद, दाल, ये सारी चीज़ें एग मार्क की चीज़ें इस पर ऐड होती हैं। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर एक प्रमाण चिन्ह होता है। ISI की स्थापना 1947 में की गई थी। FPO फल सब्जियों से बने पदार्थों तथा का स्तर निर्धारित करने वाली संस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में आता है? जल द्वारा पकाने की, वाष्प द्वारा पकाने की, चिकनाई द्वारा पकाने की, वायु द्वारा पकाने की? क्या भूनने तथा सेकने की कौन सी विधि आपको समझ में आती है? तो जल द्वारा पकाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता वाली विधि, नमी वाली विधि। वाष्प द्वारा पकाने की विधि को भी हम लोग आर्द्र और नमी विधि में ही लाते हैं। चिकनाई वाली विधि को हम लोग फ्राई विधि में लाते हैं या सॉटे में लाते हैं, ठीक है, या जो है डीप फ्राई में लाते हैं या हाफ फ्राई में लाते हैं। और वायु द्वारा जब पकाने की विधि आती है तो क्या आ जाता है? वायु द्वारा कौन सी विधि पकाई जाती है? भूनना होता है तो वायु द्वारा सेकना होता है, तो वायु द्वारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट होते हैं तो उससे क्या होता है? सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन में से कोई नहीं। तो जब भोज्य पदार्थ में मिलावट होगा तो कुपोषण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल द्वारा पकाने की विधि कितने भागों में बांटी गई है? उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना। उबालना, धीरे धीरे उबालना, उबालना और धीमी आंच पर पकाना। तो आपको पता है या कोई भी नहीं, तो एक तो उबाला जाता है, धीरे धीरे उबाला जाता है, मतलब जो कि आपके बॉयल होने की प्रक्रिया से आपके क्या रहेगा, नीचे जैसे ही बॉयल होगा तुरंत ही उसको ऐसे सिम कर दिया जाएगा कि वो अपना धीरे धीरे पकेगा। धीमी आंच पर पकाना मतलब उबलने ना पाए, पानी धीरे ही रहे, पानी उबलने ना पाए, धीरे आंच पर रहेगा तो पानी उबलेगा नहीं। तो ये तीनों विधि को हम लोग क्या करते हैं? उबालने की जो है उसमें लाते हैं। उबालना, धीरे धीरे उबालना दोनों आता है, लेकिन इसमें आग पर धीरे पकाना नहीं आता है और ये नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांध कर खाद्य पदार्थ रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वाष्प द्वारा पकाने की वो क्या हो जाएगी? प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। अप्रत्यक्ष विधि मैंने आपको बताया था कि जिस कुकर में आप चावल दाल दोनों पकाते हैं, मैंने उदाहरण भी आपको बताया था कि इलाहाबाद में जो बच्चे, बनारस में जो बच्चे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुकर में दाल डालते हैं, दाल कुकर में डाल के उसी में लोटे में चावल रख देंगे, ऊपर से क्या करेंगे? कटोरी या कोई चीज़ ऐसी दबा कर ढकने वाली रहेगी, वो करेगी, तो दाल तो उबल के पक गई, लेकिन जो चावल है वो अप्रत्यक्ष विधि से पका है, ठीक है। तो वही होता है अप्रत्यक्ष विधि। तो ये है प्रत्यक्ष विधि। कपड़ा बांधकर आप सीधे भाप उसमें लग रही है, वो क्या है? आपका प्रत्यक्ष विधि है। सीधे उसमें भाप लग रही है, वो आपकी क्या है? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। अब डबल बॉयलर क्या है आपका? डबल बॉयलर आपका अप्रत्यक्ष विधि है। जैसे आपने चॉकलेट पिघलाना है तो सबसे पहले नीचे पानी गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें कटोरा रखते हैं या कटोरी रखते हैं और उस पर तब वो चॉकलेट पिघलता है, तो अप्रत्यक्ष विधि है। अगर वही चलनी पर या छन्नी पर आप रखते और तब चॉकलेट पिघलता तो क्या हो जाता? वो प्रत्यक्ष विधि हो जाता, ठीक है। जल द्वारा पकाने की विधि क्या होता है? कोई चीज़ बॉयल करना, जो है सीधे आप उसको पानी में डाल दो और बॉयल हो रहा है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष विधि। जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है कि जल नीचे आपके उबल रहा है और आपने कोई कटोरी वगैरह रख दी है और उसमें कोई चीज़ रखकर और उसको उबालने की कोशिश की, जैसे चाय गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष विधि हो जाती है। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एफपीओ मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए गैस चूल्हा, चावल, जैम, आम। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सब्जी और फल के जो है संरक्षण के लिए क्या हो जाता है? एफपीओ हो जाता है, सब्जी और संरक्षण के लिए हो जाता है। तो एफपीओ मानक चिन्ह आपके क्या हो जाएगा? जैम और सब्जी से बना हुआ चीज़ है, तो फल और सब्जी से बना हुआ चीज़ क्या है? जैम। तो एफपीओ इसका मानक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, माइक्रोस्कोप। तो मैंने आपको बताया लैक्टोमीटर से। थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बताइए, सबने पढ़ा होगा सारी चीज़ें, ये तो आपके जो है चीज़ें हैं।
तो बैरोमीटर क्या होता है कि बैरोमीटर जो हमारे अंतरिक्ष में हमारे आसपास जो भी वायु दाब है उसको बैरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है, बैरोमीटर से। और माइक्रोस्कोप आप लोग को पता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमीटर से दूध का जो है पानी का मिलावट नापा जाता है। सीधे भाप से पकाना जो है पकाने की एक विधि, सीधे भाप से पकाना डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि। सूखी गर्मी लगाई जाती है, वसा या तेल या उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है। गीली पकाने की विधि होती है, गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि होती है। सूखी गर्मी लगाई जाती है, वसा या तेल के उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होते हैं। गीले पकाने की विधि होती है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है। तो जो है सीधे भाप से पकाना, ठीक है, डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की विधि क्या है, गर्म करने की आपकी क्या है, प्रत्यक्ष विधि। गर्म करने की क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। क्यों कि जैसे मोमो क्या है, अगर मान लीजिए ठंडा हो जाता है तो उसको पकाना होता है, तो क्या उसको हम डायरेक्ट पानी में उबालते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको चलनी पे रख के पकाते हैं। तो वो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है गर्म करने की। गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि मतलब सीधे आग में डाल दीजिए। यहाँ भाप के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि मैं नहीं बता रही, मैं गर्म करने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि बता रही हूँ। तो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि आपकी क्या है, सीधे भाप से पकाना। पकाने की कौन सी विधि है, सीधे भाप से पकाना। पकाने की कौन सी विधि है, गर्म करने की। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन और हो सकता था, आंसर और हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही जाएगा। अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती पकाने की, आपके जैसे हो जाता फरा आ जाता, आपका मोमो आ जाता, आपका इडली आ जाती, तो वो अलग से हो जाती कि यहाँ सीधे भाप पकाने की जो है इडली होती है, इडली को पकाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि को लेकर, कोई गीले पकाने की विधि से तो आप गीला सीधे भाप से पकाओ या इनडायरेक्ट पकाओ या डायरेक्ट पकाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या होता है, जाना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, उपरोक्त में से सभी। तो जब हम लोग प्रेशर कुकर से खाना पकाते हैं तो पोषक तत्व कम से कम नष्ट होता है, खाना बहुत जल्दी बनता है और श्रम कम लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के दबाव से भोजन पकाना किस विधि के अंतर्गत आता है, प्रेशर कुकर, स्टोइंग, उबालना और बेकिंग। तो भाप के दबाव से मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मैं तो मतलब कितनी बार बता चुकी कि भाप के दबाव से प्रेशर कुकर होता है। मैंने स्टोइंग कई बार बताया, इसको आप मुझे जितने लोग पढ़े होंगे उतने लोग मुझे बताएंगे स्टोइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। और आखिरी तक बने रहिए। जिसने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उसका जिसने मुझे आंसर, जिसने मुझे आंसर दिया था, मैं उसका नाम बताऊँगी लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा ज़रूर, ठीक है। तो प्रेशर कुकिंग, स्टोइंग का आपको वो आंसर देना है, आपको क्या देना है, आंसर देना है। उबालना मतलब सबको पता है, बेकिंग मतलब सबको पता है, केक वगैरह बेकिंग के माध्यम से पकाया जाता है, प्रेशर कुकर इसका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है, भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो भूनने से नहीं, वो और हजम करने में टाइम लगता है, और तलने से तो टाइम लगता ही है, वाष्प द्वारा, उपयोग सभी, तो वाष्प द्वारा। जब और कुछ है नहीं तो उपयोग सभी होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पकाने से नष्ट हो जाता है, ए बी डी इस और कोई नहीं। तो पकाने से आपके नष्ट विटामिन बी हो जाता है, विटामिन बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है किससे, खेसारी दाल से, अरहर की दाल से, चने की दाल से, इनमें से कोई नहीं। तो खेसारी दाल किस में मिलाई जाती है, अरहर में मिलाई जाती है, और अरहर में मिलाने से जब इसको खाओ तो इसको लैथरिज्म यानी कि पैरों में लकवा मारने का डर होता है, इससे होता है, यानी खेसारी दाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटों को स्वच्छता सुनिश्चित करने के भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रेसे तो आपके एक बार में ही हट जाएंगे, स्वच्छता भी आपकी एक बार में हट जाएगी, लेकिन जब इसमें जो आपको वायु चाहिए वो आपको वायु मिलेगी कब, जब आप कई बार जो है इसको छानेंगे। इसीलिए देखिए, आप जब भी केक बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो बोला जाता है कि इसको 3 बार 4 बार चाल लीजिए, छान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गैर पारंपरिक विद्युत, सौर, एलपीजी, कोयला। गैर पारंपरिक मतलब परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। विद्युत से आपके या सौर ऊर्जा, एलपीजी गैस और कोयला। तो परंपरागत और तो गैर पारंपरिक ऊर्जा विद्युत, क्योंकि विद्युत परंपरागत इसलिए माना जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से विद्युत से पकाने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और एलपीजी ये भी बहुत दिनों से, हम लोग तो जब से हम देख रहे हैं तब से, जब से हम समझदार हुए तब से मेरी मम्मी भी जो है बहुत दिनों से पका रही होंगी, ठीक है। और फिर ये विदेशों में तो बहुत दिनों से रहा होगा, और कोयला तो मतलब है ही। लेकिन सौर ऊर्जा अभी जल्दी की ये उपज है, इसलिए ये क्या है, गैर परंपरागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी सही है। सब्जियों में लाल तथा बैगनी रंग निम्न वर्ण के कारण से आते हैं। सब्जियों में जो है आपका लाल तथा बैगनी रंग किसके, एंथोसाइनिन, फ्लोरोफिल, कैरोटीनिन और फ्लोवोन्स। तो एंथोसाइनिन आपका जो होता है ये लाल और बैगनी कलर के लिए जो है ये जो है जाना जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग के लिए, फ्लोविन्स वाइट कलर के लिए और कैरोटीन आपका किसके लिए, पीले रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन की उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। प्रेशर कुकर का डिजाइन इस तरह से क्या होता है कि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। 121 डिग्री सेल्सियस टू 15 LB, 100 डिग्री सेल्सियस टू 15 LB, 180 डिग्री सेल्सियस टू 25 LB। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो भोजन को उपयुक्त रूप से पकाने के लिए तो प्रेशर कुकर में 121 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पे अधिकतम 121 डिग्री सेल्सियस तक ताप जाता है, ठीक है। ऑप्शन सब लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन जो है उसमें सी दिया हुआ है और सी नहीं है। 121 डिग्री तक ताप जाता है क्योंकि 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, उबलने लगता है और 100 डिग्री पर प्रेशर बनना चालू हो जाता है और 121 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, हॉट, फैट, सिमरिंग। तो आपको पता है ड्राई हीट जो होती है वही बेक होता है क्योंकि सूखी जो है, जो आपकी जो शुष्क गर्मी होती है। मॉइस्ट मतलब भी होता है नमी, हॉट फैट मतलब तलना और सिमरिंग मतलब सबको पता है फदकाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल, मछलियाँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या जाएगा, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिससे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल, मछलियाँ। ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग। स्टीमिंग मतलब होता है भाप देना, ठीक है। स्टीमिंग मतलब क्या होता है, भाप देना। और आपका ब्रॉयलिंग मतलब क्या होता है, आपका जो है वो आपके ज़्यादा देर तक पकाने की विधि होती है। ग्रिलिंग मतलब आपका सीधे आंच पर रखने की विधि होती है, सेकने वाली। आपकी जो पोचिंग होती है यही सही होगा। कितने लोगों ने मुझसे कहा भी कि अंडा पोचिंग की विधि से बॉयल किया जाता है, ठीक है। तो अंडा पोचिंग की विधि से अगर बॉयल किया जाता है, और मछलियाँ तो मैंने बताई, तब फल भी पोचिंग की विधि से होता है तो पोचिंग होगा। इसका भी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। स्टीमिंग से मछलियाँ पकाना मुश्किल होता है और स्टीमिंग से अंडे पकाना हो सकता है वो होता हो, लेकिन पोचिंग विधि इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, उबालना, गहरी विधि द्वारा, खदकाना, वाष्प द्वारा। तो सबसे अच्छी विधि जो होती है वो क्या होती है आपकी, वाष्प द्वारा। वाष्प द्वारा मैंने पिछले बार भी बताया और आपको अभी भी बताया कि भाप द्वारा पकाने वाली विधि जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, और समझा भी दिया क्यों। निम्न में से कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है
जो 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान पर बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान पर बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है? तो जो है आपका जो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, मोसोफिलिक है, लिपोफिलिक है, क्रायोफिलिक है, थर्मोफिलिक है। तो जो आपका थर्मोफिलिक है वो क्या है, वो 10 डिग्री ठंडे तापमान में बढ़ता है, 20 से 10 डिग्री ठंडे तापमान पर जो है क्या होता है, बढ़ता है और पुनः उत्पन्न हो जाता है। कौन? थर्मोफिलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, एरेडिएशन है या माइक्रोवेव है? तो जो पोचिंग होती है वो एरेडिएशन टाइप होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें पानी को बॉयल नहीं किया जाता है, उबलने से कम ही रखा जाता है। जब कई लोगों ने बताया कि अंडा होता है तो मैंने सोचा हाँ सही बात है, अगर अंडा बहुत तेज तेज से उबलने लगेगा तो वो फूट जाएगा, इसलिए अंडे के पानी को उबाला नहीं जाता है और उसको सिम कर जाता है। मैंने इसके पीछे वीडियो वगैरह देखे तब मैं सोची हाँ सही बात है, क्योंकि अंडे को अगर जो है बॉयल करेंगे तेज से तो वो क्या होगा, फूट जाएगा। इसीलिए अंडे को उतने में बॉयल करते हैं कि पानी उबलने ना पाए और अंडे जो है क्या हो, अंडा कोगुलेट होकर पक जाए। तो वो एरेडिएशन विधि होती है, ड्राई हीट नहीं, मॉइस्ट हीट नहीं, माइक्रोवेव नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे गर्म करना फिर उसे तुरंत ठंडा करने के निम्न से कौन सी प्रक्रिया है? स्कॉल्डिंग, ब्लेंचिंग, स्टीमिंग और पास्चुराइजेशन। तो क्या हो जाता है आपका कि पास्चुराइजेशन जो होता है वो कौन सी विधि होती है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, स्कॉल्डिंग भी बताई है, ब्लेंचिंग भी बताई है जिसको ब्लीचिंग बोलते ब्लांचिंग बोलते हैं, और स्टीमिंग भी बताई है। आप लोग पीछे की वीडियो जाकर देख डालिए सारी, जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग पीछे की सारी वीडियो जाकर देख डालिए। हम लोगों ने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज 14वां चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और 15वां चैप्टर कल से शुरू होगा। इसमें मैंने स्कॉल्डिंग, ब्लांचिंग, स्टीमिंग और जितने भी प्रक्रिया हैं सब मैंने बता रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पॉस्चराइजेशन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उबालना जो पानी में डुबाकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होती है? उबालना जो पानी में डुबाकर होती है, तो आप सबको पता है कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जाता है, पानी क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो आपका 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं 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 पूरा बर्तन ही पिघल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ पानी गर्म हो सकता है, वो भी रूम टेम्परेचर टाइप का होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कोई मतलब नहीं, वो ठंडा पानी रह जाएगा, जमने की स्थिति में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 176 क्वेश्चन आज इस चैप्टर थे। चैप्टर पूरा हो गया। कौन सा? आपका चैप्टर पूरा हो गया फूड अल्ट्रेशन। मुख्यतः अगर कहा जाए तो आपका पार्ट 1 पूरा हो गया, खाद्य पोषण विज्ञान। कल पार्ट 2 दूसरा शुरू करेंगे हम लोग। कौन सा? वस्त्र विज्ञान। परिचय, महत्व क्या है, क्या कढ़ाई फढ़ाई सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। खूब पढ़कर आइएगा और कल से टाइम से क्लासेस आएंगी जैसे आती रहती हैं आपकी 4:30 से 5 के बीच में। ठीक है, तब अब इसको आप पूरी वीडियो देखिएगा। हाँ, मैं नाम जरूर बताऊंगी जिन्होंने मुझे आंसर किया था, उनका नाम सुन के जाइएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लेमन सूफले कैसे बनाते हैं। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या कि लेमन सूफले कैसे बनाते हैं। ले लेमन सूफले कैसे बनाते हैं, मैंने यही पूछा था और मैंने इसको बताया था बहुत अच्छे से, पूरी प्रोसीजर आपको बताई थी। और इसका आंसर किसने दिया है? इसका आंसर दिया है निर्देश कुमारी जी ने। निर्देश कुमारी जी ने। और ये पता चलता है कि ये पढ़ती हैं, इसीलिए इन्होंने आंसर किया था। मुझे पता है कि जितने लोगों ने आंसर किया और किसी ने ये मुझे नहीं बताया, इसका मतलब किसी ने इसको जानने की कोशिश नहीं की। तो निर्देश कुमारी जी ने ये मुझे आंसर किया था कि लेमन सूफले जो है वो कैसे, पूरा प्रक्रिया इन्होंने मुझे समझाया था, निर्देश कुमारी जी ने।
तो आप लोग से आज फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, और एक क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आज आप लोग फिर देंगे। क्या कि जो मैंने आपसे आंसर पूछा है, आंसर जो मैंने पूछा है वो आपको वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। जितने लोग आंसर देंगे उतने लोग का मैं कल फिर से नाम लूँगी और यहाँ पर लिखूँगी और बताऊँगी। आज किसने दिया है? आज निर्देश कुमारी जी ने मुझे आंसर दिया था। दिया तो इन्होंने बहुत पहले था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं पाई और मैं जो है क्लास नहीं कर ले पाई। अगर क्लास ली होती तो पहले ही मैं बताई होती कि निर्देश कुमारी जी ने आंसर किया लेमन सूफले कैसे बनता है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाता है, आप जाकर उसको ज्वाइन करके और क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट टाइम के लिए बाय।